हेलो एवरीवन। बच्चों, जैसा हमने कहा था कि जो बच्चे भी नीट 2025 और जेईई मेंस 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारी आसपास की चीज़ों को भूल करके, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं सबको भूल करके अपने प्रिपरेशन पे सिर्फ फोकस करना है। रिज़ल्ट के साथ क्या हो रहा है, एग्ज़ाम्स के साथ क्या हो रहा है, ये हमारा अभी कोई मतलब नहीं है। जो एग्ज़ाम सामने है उस पर फोकस करना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि फिजिक्स के पूरे सिलेबस के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग पार्ट वाइज धीमे धीमे डिस्कस करेंगे, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग जो कॉन्सेप्ट से हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग होंगे, बस मेहनत कर लेंगे तो अच्छे से फिजिक्स में हमारे मार्क्स आ जाएंगे। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे वेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत यूज़फुल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो हमको बहुत जगह इन कॉन्सेप्ट्स को, इन फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम कॉन्फिडेंट रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, इससे कुछ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और उन फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये जो हम लोग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज़ का जो सबसे मेन पर्पस है वो ये है कि हमारे पास जो बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मेथड्स होते हैं, हम उन मेथड्स को, फॉर्मूले को छोटा करके, शॉर्ट में करके जल्दी सॉल्व करें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। नीट एग्जामिनेशन की बात करोगे तो लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होता है, पूरा कैलकुलेशन सहित, वो मार्किंग करने के सब कुछ को लेकर के। तो ऐसे कंडीशन में हम अगर बहुत लंबे मेथड्स के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो जो मेन पर्पस है वो है शॉर्टकट मेथड सीखना कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि बस मेथड सीख ली और बस ख़त्म, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो उसके साथ हम लोग सीखते हुए चलेंगे। चलो, तो क्या है आज का कॉन्सेप्ट? ये है कि when the resultant of 3 vectors is 0। मान लो 3 वेक्टर है जिनका रिजल्टेंट हमको 0 दिया है। इस बात को ध्यान रखना कि when the resultant of 3 vectors is 0, रिजल्टेंट 0 की बात करिए, then how to find angle between any 2 vectors। तो उस कंडीशन में उन तीनों वेक्टर्स में से किन्हीं 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे? क्या इसका शॉर्टकट तरीका होगा? कहाँ इसका यूज़ होगा? किसी फॉर्मूले का यूज़ होगा तो कैसे होगा? क्या वो फॉर्मूला है? और देखते हैं पहले इसका मतलब क्या है, तुमको पहले बता दूं मैं। सपोज दैट ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 3 वेक्टर कोई भी ले लो, लेट अस टेक फोर्स। इस बॉडी पर मैंने 3 फोर्स लगाया, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग मैग्नीट्यूड के 3 फोर्स इस पर कुछ इस तरीके से लगे हैं। नॉट नेसेसरी कि ये सभी फोर्स के बीच में एंगल सेम हो, उनकी वैल्यू सेम हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक ये पार्टिकल P है, इस पे 3 वेक्टर अप्लाइड है। चलो नाम दिया उसका, वेक्टर A, वेक्टर B और ये वेक्टर C। ये 3 वेक्टर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 0 है, ठीक है। तो वेक्टर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। अब जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये वेक्टर A और B है, इनके बीच का एंगल मान लो अल्फ़ा है, ठीक है। और ये वेक्टर B और C है। यह एक काम करते हैं, सिमेट्री। चलो A के सामने वाला मतलब B और C के बीच में एंगल याद करने में आसानी होगी, और B के सामने वाला मतलब C और A के बीच का एंगल मान लिया बीटा है, और A और B के बीच का एंगल मान लिया हमने गामा है। कुछ इस तरीके से एक बॉडी पर 3 वेक्टर लगे हैं और तीनों का म्यूचुअल एंगल दिया है, कौन किससे कितने एंगल पर है, और मोर इम्पॉर्टेंटली इनका रिजल्टेंट 0 है।
तो हमें ऐसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे और उन क्वेश्चंस में कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है, किसी एक वेक्टर की वैल्यू, किसी के एंगल की वैल्यू, कुछ भी आ सकता है। तो उसमें दो चीज़ का तुमको जिक्र करूँगा। ऐसे क्वेश्चन में दो चीज़ हमें ध्यान रखना। पहली चीज़ लॉमीज थ्योरम, अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी आती है तो इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पे हमको लॉमीज थ्योरम का ध्यान हमेशा मन में होना चाहिए। अब लॉमीज थ्योरम क्या कहता है वो ध्यान से सुनना। ये तीनों वेक्टर का सम अगर ज़ीरो है तो एक एक वेक्टर ले लो और उसके सामने का जो एंगल है उसकी साइन ले लो, इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये वेक्टर ए है, इसके सामने एंगल अल्फ़ा है, तो कहने का मतलब ये है ए बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ए मतलब वेक्टर ए और वे की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। बी के सामने बीटा है तो बी बाई, नॉट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी के साथ गामा, तो सी बाई साइन गामा, और इन तीनों का जो रेशो है वो इक्वल होगा और कांस्टेंट होगा। ए बाई साइन अल्फा, बी बाई साइन बीटा एंड सी बाई साइन गामा। तो इस थ्योरम को बोलते हैं बच्चों लॉमीज थ्योरम। एक चीज़ तो ये था रखना कि कभी भी अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट ज़ीरो है तो उन पे लॉमीज थ्योरम इस तरीके से तुमको लगाना है। वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है और उनके जो रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसके साथ कौन सा एंगल होगा उसके हिसाब से वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, डेफिनेटली इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ तो यहाँ पे ये काम करेगी जिसको हम कहते हैं लॉमीज थ्योरम। एक फॉर्मूला और यहाँ पे काम करता है, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। ठीक है, अब कोसाइन रूल यहाँ पे क्या होगा उसको समझते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर ये तीन वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट ज़ीरो है और ये कोप्लेनर है तो इनको मिला करके एक हम लोग क्लोज फिगर बना सकते हैं। भाई रिजल्टेंट अगर ज़ीरो होगा तो वेक्टर्स को ऐड करें, ग्राफिकल मेथड से कैसे ऐड करते हो कि पहले वेक्टर ए ले लिया, फिर वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, फिर कुछ इस तरीके से वेक्टर सी ड्रॉ कर दिया। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी, कुछ इस तरीके से। तो अगर इनका रिजल्टेंट ज़ीरो है तो ये तीनों वेक्टर मिल करके इस बात को ध्यान रखना कि एक क्लोज्ड पॉलीगॉन का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि मेरे पास अगर तीन वेक्टर है तो तीन वेक्टर को मिला करके एक क्लोज्ड पॉलीगॉन क्या बनेगा, जाहिर सी बात है ट्रायंगल बनेगा, दैट्स इट, और तो कुछ बनेगा नहीं। तो अगर तीनों वेक्टर का सम ज़ीरो है, कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है, रिजल्टेंट ज़ीरो है, तो उनको मिला करके क्लोज पॉलीगन दैट इज़ एक ट्रायंगल बनेगा। तो जैसे ग्राफिकल मेथड में ऐड करते हो, वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर वेक्टर बी ड्रॉ किया, वेक्टर सी को ड्रॉ करने गए तो सी वहीं पे ख़त्म हुआ जहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और तुम्हें कुछ करना नहीं है। जो ए बी और सी का डायरेक्शन दिया जाएगा, जो ए और बी सी का एंगल दिया जाएगा, उस एंगल के हिसाब से अगर इनको मैं ड्रॉ करूँ, उन एंगल के हिसाब से तीनों वेक्टर को अगर मैं खींचूँ उनके रेस्पेक्टिव दिशाओं में, तो सी डेफिनेटली ए के ऊपर अगर ख़त्म होगा क्योंकि रिजल्टेंट इनका ज़ीरो है। तो ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन भी होगी, इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। अब मैं तुमको यहाँ पर पे एक और फॉर्मूला बताऊंगा जिससे, जैसे तुमको मैंने जो ऊपर लिखा है वो चीज़ क्या है, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। जैसे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर हमको ये पता करना हो कि किन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड किया जाए। अगर फॉर एग्जांपल हमें इन तीनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स गिवन है कि ए बी सी की मैग्नीट्यूड्स कितनी हैं, तो हम उनके बीच एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका बहुत आसान तरीका है, उस आसान तरीके का नाम होता है दैट इज को साइन
रूल, इसको बोलते हैं कोसाइन। और ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट फॉर्मूला है ये। क्यों पता है? वजह ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ वेक्टर में यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, इनफैक्ट वेक्टर से भी ज़्यादा इसका एक जगह और यूज़ होता है, और वो है रिलेटिव मोशन। बहुत अलग अलग जगह पे इस फॉर्मूले का फिजिक्स में यूज़ है। हालांकि ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, मगर यूज़ फिजिक्स में ताबड़तोड़ तुमको उसका मिलेगा हर जगह पे। मगर इसको समझते हैं पहले, कोसाइन फॉर्मूला है क्या, कोसाइन रूल क्या होता है, और ये ट्रायंगल पे कैसे हमको अप्लाई करना है याद नहीं कराऊंगा, बताऊंगा सीधे अप्लाई कैसे करते हैं। देखना, ये 3 वेक्टर ए बी और सी हैं। जरा इस फिगर के हिसाब से, अच्छा तुमको मैं ट्रायंगल में वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करना भी सिखा दूँ, यही बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। इस फिगर में अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो बहुत सारे बच्चे गलती करके ये अंदर वाले एंगल का नाम देते हैं, ये अंदर वाला एंगल। ऐसा नहीं है। वेक्टर में जब भी एंगल निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच में, हमेशा उनके दिशा को देखो, डायरेक्शन को देखो। ए का एरो देखो किधर जा रहा है, एक का देखो एरो बेटा इधर की तरफ जा रहा है, बी का एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों के एरो के डायरेक्शन के हिसाब से एंगल फाइंड करेंगे। तो ए का देखो डायरेक्शन यहाँ जा रहा है, बी का डायरेक्शन यहाँ जा रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। ऐसा नहीं कि अंदर वाला, कभी अभी ये रटना नहीं है कि सर ने बाहर वाला एंगल, ऐसा नहीं है। अगर ये मैं वेक्टर ए इधर की तरफ जाऊं तो ये जो अंदर का एंगल है वो ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। रटना नहीं है कि सर ने बाहर का बताया, ऐसा नहीं है। दोनों के एरो के डायरेक्शन को देखना है। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या है? तो भैया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फिगर के हिसाब से जो हमने एज्यूम किया है वो है गामा। अब सी और बी और सी के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए? तो बी का देखो डायरेक्शन बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेरी वेक्टर बी। ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है और ये वेक्टर सी यहाँ जा रहा है। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल ये बाहर वाला एंगल होगा फिगर के हिसाब से। तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना है? दैट इज अल्फा। सिमिलरली सी और ए को चेक कर लो। वेक्टर सी इस तरफ जा रहा है, वेक्टर सी का एरो देखना इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो ये सी का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेरी वेक्टर सी। और ये है बच्चों ए का डायरेक्शन। तो ये जो अंदर वाला एंगल नहीं, जो बाहर वाला एंगल है, वो सी और ए के बीच का एंगल है, जिसको हम लोग फिलहाल फिगर में कितना मान के चल रहे हैं? बीटा। ठीक है। तो इस तरीके से समझो एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे, क्लोज फिगर बनेगा तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना तो बात की बात है, एंगल की पहचान कैसे करेंगे कि ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है, बी और सी के बीच का एंगल कौन सा है, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो समझ लो पहले। अब मान लो हमें ये एंगल्स फाइंड करने हैं, अल्फा बीटा गामा, और तीनों साइड्स हमको पता है, तो वहीं पे कोसाइन रूल यहाँ पे यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब मुझको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? गामा। ठीक है। तो ए और बी के बीच का एंगल गामा फाइंड करने के लिए एक काम हम तुमको ये बता सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर हम लोग थीटा मान लें और गामा ना कैलकुलेट करके थीटा कैलकुलेट कर लें, तो क्या गामा आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। 180 में से माइनस कर देंगे थीटा, गामा आ जाएगा। अब इस थीटा के लिए ही कोसाइन फॉर्मूला होता है, गामा के लिए नहीं। तो क्या होगा थीटा के लिए कोसाइन फॉर्मूला? कैसे निकालेंगे रटना नहीं है, यूज़ कैसे करना वो बताएंगे। जैसे अब मुझको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देख रहे हो, थीटा के अगल बगल की साइड कौन सी है? ए और बी। तो जो एंगल फाइंड करना होगा उसके अगल बगल की साइड लेंगे। अगल बगल की साइड कौन है? ए और बी। तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
सामने वाला साइड क्या है c, तो c को माइनस कर देंगे -c², एंड डिवाइडेड बाई इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन 2ab, दैट्स इट। तो जिस वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करनी है उसके हिसाब से काम करेंगे। ये थीटा फाइंड करना है तो अगल बगल की साइड लिया, उसका स्क्वायर कर दिया a² + b², सामने वाले का माइनस कर दिया और अगल बगल वाले का मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, दैट्स इट, हो गया। सिमिलरली अगर मान लो मुझको एक और एग्जांपल बताओ, मुझको पूछता है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल तो अल्फा है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं ये थीटा डैश एंगल फाइंड कर लूँ तो अल्फा निकल जाएगा। अब थीटा डैश को फाइंड करने के लिए ही कोसाइन रूल हम लोग को यूज़ करना होगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डैश, क्या होगा बताओ। कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू अगल बगल का स्क्वायर, इसके अगल बगल कौन है, बी और सी, तो b² + c² माइनस सामने वाले का स्क्वायर, तो थीटा डैश के सामने कौन है, a², दैट इज a² डिवाइडेड बाई 2bc, 2bc हो गया। तो अब मैं तुमको इसको इस तरह से क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो वहाँ तो सब कुछ ABC के फॉर्म में ही देगा। हम जब फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी ये ABC के टर्म्स में नहीं है, वो किसी वैल्यू के फॉर्म में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुमको कोई वैल्यू फाइंड करनी, ये एंगल फाइंड करना है किसी ट्रायंगल में, कैसे फाइंड करोगे, तरीका क्या बताया, अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगल बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। अब इसी पर ये मान लो वेक्टर C और A के बीच का एंगल है बीटा। चलो मैं बीटा निकालने के लिए इस एंगल को मान लिया थीटा डबल डैश। अब इस थीटा डबल डैश की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, ये सारे बच्चे इस फिगर को देख करके कमेंट बॉक्स में इस थीटा डैश का फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला मेंशन करेंगे। तो ये दो चीज़ तुमको समझनी होगी। अगर कभी भी वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है 3 वेक्टर का, तो 2 बात का ध्यान रखना है। बात नंबर 1, उसमें लॉमीज थ्योरम का यूज़ होगा, दैट्स इट। बात नंबर 2, वो मिल करके क्लोज फिगर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जिसमें एंगल्स फाइंड करना हुआ या साइड फाइंड करना हुआ, एंगल अगर दिया है तो वी कैन यूज़ द वेरी कोसाइन रूल, जिसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, मगर इसका यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। स्पेशली ये कोसाइन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको बहुत जगह इसको हम यूज़ करने वाले हैं पूरे वेक्टर में या उसके आगे भी। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से देख लो, पढ़ लो, समझ लो एंड राइट डाउन योर नोटबुक, ताकि हमेशा तुमको याद भी रहे। अप्लाई करो तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे नोटबुक में ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे अप्लाई करना है। तो इसी तरीके से पूरे फिजिक्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जिनको हमको अप्लाई करने से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे, हम लोग सीखते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए फॉर्मूले के साथ। थैंक यू सो मच।